हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी ट्रिपल सी पेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपका साइंस से संबंधित है। यहाँ से परीक्षा में आपके 5 से 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ये स्पेशल डोज के रूप में आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके पेट एग्ज़ाम के लिए जो है तैयार किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है महाधमनी, यहाँ पे खाली जगह है, किसके शीर्ष पर शुरू होती है? महाधमनी जो होती है वो किसके शीर्ष पर से शुरू होती है? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाया अलिंद। इसको लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम भी कहीं कहीं पूछा जाता है। अगर हिंदी में पूछेगा तो बायां अलिंद के नाम से पूछेगा, और इंग्लिश में पूछेगा तो लेफ्ट एट्रियम लिखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जस्ता। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन एक धातु कार्मिक प्रक्रम है, ठीक है, जिसमें जो है इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इससे क्या होता है, धातुओं का क्षरण रुक जाता है। इस प्रक्रिया का आविष्कार जो है 1837 में पेरिस के मोसियर स्टैनिस्लास सोरेल ने किया था। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ अवतरण करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन 60 एक अणु है जिसमें किसके रूप में जो है व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो ये है 12 पंचभुज और 20 खटभुज। ठीक है, कार्बन 60 जो है का अर्थ होता है फ्लोरीन से होता है। कार्बन 60 जो होता है ये फ्लोरीन से इसका अर्थ होता है। इसमें कार्बन के 60 परमाणु, ठीक है, फुटबॉल के समान जो है जुड़े होते हैं। आप कह सकते हैं ऐसे, इस तरह से फुटबॉल किस तरह से जो है इसमें जुड़े रहते हैं ऐसे करके। और इसमें जो है 12 पंचभुज होते हैं और 20 जो है खटभुज पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% का कार्बन होता है, वह है वो कौन सा कोयला है? तो ये है एंथ्रेसाइट। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, आप लोग जानते होंगे, जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जो है एंथ्रेसाइट है, जिसमें 80% से लेकर के जो है 95% कार्बन होता है। और विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है एंथ्रेसाइट, इसमें जो है सबसे ज़्यादा कार्बन पाई जाती है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? तो पॉलीइस्टर को छोड़ करके जो है पॉलीप्रोपिलीन हो गया, पॉलीएमाइड हो गया, पॉलीकार्बोनेट हो गया, ये सभी संघनन बहुलक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो पॉलीइस्टर या में जो है ये संघनन बहुलक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो ये नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए जो है इसका बहुलीकरण किया जाता है। किसका? मोनोमर कैप्रोलैक्टम का। ठीक है, जब मोनोमर कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है तो हमको नायलॉन 6 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है शक्ति का भौतिक मात्रा की विमा क्या है? शक्ति का पावर का पूछा है आपसे, तो आप लोग जानते होंगे m1 L2 T-3 ये किसका है? तो ये शक्ति का बीमा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। ठीक है, शक्ति का जो बीमा होता है m1 L2 T-3 होता है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CaSO4 into 2H2O
किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये सूत्र किसका है आपको बताना है। तो ये फार्मूला है आपका जिप्सम का, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम का सूत्र होता है। अगला है नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नियॉन लैंप, तो ये आविष्कार किया गया था जर्सेस क्लाउड के अनुसार, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नियॉन लैंप का आविष्कार जो है जॉर्जेस क्लाउड द्वारा किया गया था। नियॉन लैंप जो होता है छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है। जब इलेक्ट्रोडों पर जो है पर्याप्त लगभग 100 वोल्ट लगाया जाता है तो गैस मिश्रित होकर जो है पर्याप्त धारा बहती है। तो इस लैंप से जो है नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है, जिसको हम बिल्डिंग में, आप लोग बिल्डिंग जब करते हुए देखते होंगे तो वो जो होता है वही नियॉन लैंप कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो ये है तिल्ली, या इसको प्लीहा भी कहते हैं, इसको प्लीहा भी कहा जाता है, ठीक है। तिल्ली या प्लीहा एक शरीर का अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। जिसके अंदर रीढ़ की हड्डियाँ होती है वो सभी में जो है प्लीहा या तिल्ली पाया जाता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का जो है कार्य करती हैं और तथा रक्त का संचित भंडार भी इसको माना जाता है प्लीहा को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। जो डॉक्टर आपके दांत को देखने के लिए एक लेंस का प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो है वो अवतल दर्पण के द्वारा उसको देखते हैं दांत को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर की है? तो ये माना गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 50 लीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है पीने के लिए, धोने के लिए, खाना पकाने के लिए और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रति व्यक्ति को न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है 50 लीटर की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जो जानवर मर जाते हैं उनके शरीर को खाद के रूप में परिवर्तित करने वाले जो जीव होते हैं, ये पूछ रहा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको अपघटन करने वाले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सूक्ष्म का अपघटन करने वाले के नाम से इसको जाना जाता है। न जीवाणु होता है, न फंगस होता है, न प्रोटोजोआ होता है, ये तीनों नहीं होता है। अपघटन करने वाले जीवाणु इसका सीधा ही नाम होता है। अपघटन करने वाले जीवाणु के नाम से इनको जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण, तो विषाणु के कारण जो है पेचिश होता है, ठीक है। विषाणु के कारण जो है पेचिश नामक बीमारी होती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। तो किसमें अंडाशय परिवर्तित होता है? तो ये फल में, ठीक है। पेड़ पौधे में निषेचन के बाद जो है क्या होता है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। जो अंडाशय होता है निषेचन के बाद वो फल में परिवर्तित हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें कैसी वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है? तो इसमें जो है पारे की वाष्प होती है जो ये जहरीली होती है, ठीक है। पारे की वाष्प होती है जो स्वभाव में वो जहरीली होती है CFL में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? फ्लोएम भी कहा जाता है और जाइलम भी कहा जाता है। संवहनी ऊतक एक जटिल संचालन ऊतक है जो एक से अधिक सेल प्रकार का बना होता है जो संवहनी पौधों में पाया जाता है। संवहनी ऊतक के प्राथमिक घटक जो है जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधों का नाम चुनें। पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम बताना है आपको। तो है ब्रेड मोल्ड, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेड मोल्ड जो होता है ये पुनरुत्पादक बीज का उत्पादन माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन कोशिकाओं को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में कहते हैं रुधिर प्लेटलेट्स और अंग्रेजी में इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो परीक्षा में आपको ऐसा ही प्रश्न मिलेगा, आंसर इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रक्त के थक्का जमने के कारण है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा मैगेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, तो उसे युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, जीवित प्राणियों में जो है निषेचन के दौरान जब नर और मादा जो है मैगेट संलयित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं तो इसे युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितने धड़कन के बीच होती है? तो ये 60 से 75 के बीच होती है आराम करने वाले व्यक्ति। ठीक है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी दर जो होती है वो सामान्यतः 60 से 75 धड़कन जो है प्रति मिनट के बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, एक बार ढाल दिया जाए अगर, ठीक है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। एक बार अगर ढलाई हो गया, इसको गर्म करके फिर नरम नहीं किया जाता है, उस प्लास्टिक को जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितनी मूत्र विसर्जित करता है? तो करीब करीब 1.8 लीटर। एक वयस्क जो होता है एक दिन में सामान्यतः 1 से लेकर के जो है 1.8 लीटर मूत्र का विसर्जन कर देता है। मूत्र जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। मूत्र किसके कारण पीला होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये यूरोक्रोम के कारण पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण जो है ये पीला होता है। अगला है 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये डोइजी एंड डेम को जो है 1943 में विटामिन के की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और विटामिन के को जो है नैप्थोक्विनान भी कहा जाता है। ठीक है, नैप्थोक्विनान, ठीक है, नैप्थोक्विनान भी इसको कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो यूरेनियम को जो है पीला केक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। और भारत में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश यूरेनियम की सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? तो वो थे विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई जो है वैज्ञानिक एवं उद्योगपति दोनों थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का जो क्वथनांक होता है तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और यही इसी जगह पे हिमांक पूछ दे आपसे, हिमांक कितना होता है?
तो हिमांक जो है वो 32 डिग्री होता है। ठीक है, हिमांक जो होता है 32 डिग्री होता है और क्वथनांक जो होता है वो 212 अंश फ़ारेनहाइट होता है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। और मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, मानव शरीर का तापमान जो है अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 अंश फ़ारेनहाइट होता है और हिमांक पूछेगा तो आपका 32 डिग्री हिमांक उसका होता है। तो इन 2-3 पॉइंट को आप लोग इसमें याद रखिएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, एंटीबायोटिक औषधि जो पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है 1928 में इसकी खोज किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो मूत्राशय को जो है मूत्र को शरीर से बाहर जो ले जाती है उसको कहते हैं उरेथरा कहते हैं। ठीक है, उरेथरा जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रा, THRA, यूरेथ्रा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरेथ्रा वह नलिका या वाहिनी है जो मूत्र को जो है मूत्राशय से बाहर निकालते हैं। अगला है मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पित्त का उत्पादन जो है किस अंग में होता है ये पूछा है। तो ये जिगर से। ठीक है, मनुष्य में जो है पित्त रस का उत्पादन यकृत, इसको यकृत भी कहते हैं जिगर को। ठीक है, तो यकृत में होता है या जिगर में होता है तथा यह पित्ताशय में संचित रहता है। यह हरे पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। ठीक है, तो जो पित्त होता है ये भोजन को के अम्लीय माध्यम को जो है क्षारीय में बदलता है, इसका काम ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? फफूंद या फंगस के कारण कौन सा रोग होता है? तो फफूंद या फंगस जो होता है वो दाद के कारण होता है। ठीक है, दाद जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिंग्स, RINGS। ठीक है, तो फफूंद और फंगस के कारण जो होता है वो दाद नामक रोग होता है। तो यहाँ पे और तुंडिका शोथ जो है ये जिसको टांसिल कहते हैं, ये विषाणु और जीवाणुओं के कारण होता है। ये जो है ये विषाणु और जीवाणु के कारण होता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो होता है वो बायोटीन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसे विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन H भी इसको कहते हैं विटामिन B7 को। और इसकी कमी से क्या होता है, बाल गिरने लगते हैं तथा चर्म रोग जैसा नामक रोग होता है विटामिन 7 के कारण। और इसका स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत इसमें गेहूँ हो गया, यीस्ट हो गया, ठीक है, अंडा हो गया, ये सभी इसके स्रोत होते हैं विटामिन 7 के। तो यहाँ पे इसको रासायनिक नाम बायोटीन या इसको BH भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोरोसिस या अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है? तो ये होता है हड्डियाँ। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस से जो है मानव की शरीर की हड्डियाँ प्रभावित होती हैं और इस बीमारी में जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है किस डाटा बुक में भारत के जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए जो है स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? तो ये है रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक जो है भारत में जानवरों, वनस्पतियों एवं कवकों के दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों का जो है दस्तावेज इसमें रखा जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति में,
ठीक है। पशु कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति एवं लवक जैसे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर लवक भी देगा तो लवक भी हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। पशु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति एवं लवक जैसे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन किस में होता है, तो वो मेढक में होता है, ठीक है। मेढक प्रजाति में जो है बाह्य निषेचन होता है। इस प्रकार के निषेचन में जो होता है युग्मक का जो है संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है मानवों में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है। आवाज़ जो है वो किसके द्वारा उत्पादित होती है, तो वो कंठ या लैरिक्स के द्वारा उत्पादित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे वायस बॉक्स भी कहा जाता है, इसे जो है वायस बॉक्स भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है घुन और केचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। घुन और केचुए जैसे अन्य जीवों को अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो अपघटक कहा जाता है, ठीक है। घुन हो गए, केचुआ हो गए, जैसे ये सभी जीवों को अपशिष्ट या मृत मतलब जीवित या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को जो है अपघटक कहा जाता है। अपघटक या मृतपोषी इसको भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं मृतपोषी भी इसको आता है, तो इसको भी याद रखिएगा, मृतपोषी भी इसको कहा जाता है। यह अधिकतर जो है बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक होते हैं जो पौधे तथा जंतुओं के मृत अपघटित और मृत कार्बनिक पदार्थ को जो सड़ जाते हैं, उन पदार्थों को अपने शरीर के बाहर एंजाइमों को अपस्राव करके ग्रहण करते हैं, और पोषकों के चक्रण में इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और इन्हें जो है अपरभोजी भी कहा जाता है, अपरभोजी भी कहा जाता है, अपरभोजी भी कहा जाता है। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ या फाइलम पर लागू होती हैं। तो जीव का शरीर पृष्ठीय रूप में चपटा होता है, और जीव जो है ट्राइप्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप में सममित होता है। उनमें से ज़्यादातर परजीवी होते हैं, तो ये तीनों किसके लिए कहा गया है, तो ये कहा गया है प्लेटी हेल्मिन्थीज के लिए, ठीक है। जो प्लेटी हेल्मिन्थीज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम गीगेनबार ने जो है 1899 में किया था। और प्लेटी हेल्मिनीज जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको फ्लाट या हेमिनेटिज्म जिसको वार्म से मिलाकर के इसको बनाया गया है। इसका अर्थ होता है चपटे क्रीमी जैसा ये होता है, ठीक है। ऐसे चपटे क्रीमी जैसा ये होता है प्लेटी हेल्मिन्थीज। और इस संघ के अंतर्गत जो है कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं, और इनमें से जो है अधिकांश जो है परजीवी होते हैं, जिसके कारण मनुष्य, पालतू पशु एवं जंगली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग इसी के कारण इसको उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही हो जाएगा। अगला है जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होता है, तो ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है और प्रसारित हो सकती है, तो तीनों अवस्था में हो सकती है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण है अति तनाव, ठीक है। अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य तथा गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका शोर को एक अवांछनीय ध्वनि के रूप में जो है परिभाषित करता है। शोर एक ऐसी अवांछनीय ध्वनि है जो कि व्यक्ति, समाज के लोगों, स्वास्थ्य और रहन सहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो ये इसका कारण है अति तनाव, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई जो होती है वो डेसीबल होती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
अगला है पॉलिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। तो किसकी तरह? तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। पॉलिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह जो होती है वो अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो कैल्शियम नाइट्रेट आप लोग CaNO3 का होल ट्वाइस एंड C2Cr2O7। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये तृतीयक अकार्बनिक नमक होता है और इसका सूत्र होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होता है ये एक आम अकार्बनिक रासायनिक अभिकर्मक होता है जिसका फार्मूला होता है K2Cr2O7। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों जो है सिंगल सिंगल में भी इसका फार्मूला पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके, यहाँ पे खाली जगह है, में अंतर के आधार पर किया जा सकता है। तो किसके अंतर के आधार पर किया जा सकता है? तो घनत्वों के अंतर के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों के पृथक्करण, ठीक है, उनके घनत्वों के अंतर के आधार पर जो है इसको किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है जब एक विमान तेज़ी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? तो पंख के नीचे का दाब जो है पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। जब एक विमान तेज़ी से आगे बढ़ता है तो पंख के जो नीचे का दाब होता है, पंखा के जो नीचे का दाब होता है वो पंखे के ऊपर के दाब के जो है अधिक होता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दो मवेशी नस्लें भारतीय मूल की हैं? तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में 40 नस्लें पाई जाती हैं गाय की। ठीक है, 40 नस्लें गायों की पाई जाती हैं। तो इनमें से दो कौन है? तो वो दो जो है आपका बास इंडिकस है और रेड सिंधी, ये दो उसमें से भारतीय मूल की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका कोड नंबर ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो इसमें 40 नस्लें पाई जाती हैं। तो आप लोग 40 तो नहीं याद रख सकते हैं, तो ये दो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप गिर, हल्लीकर, हरियाणवी, कंगायम, कांकरेज, केनकथा, खेरीगढ़, ये सभी हैं, इनको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिर पूछा जा सकता है। गिर पूछा भी क्या है? ये गिर नस्लें जो पाई जाती हैं ये गुजरात में पाई जाती हैं। गिर नस्ल की जो गाय होती हैं ये गुजरात में पाई जाती हैं। और हरियाणवी तो आप लोग जानते हैं हरियाणा में, और हल्लीकर जो है ये कर्नाटक में पाई जाती है। तो 3-4 आप लोग याद रखिएगा जो हमेशा पूछा जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है पित्तरस का भंडार पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है। तो ये यकृत के पास स्थित होता है। ठीक है, यकृत जो है अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग माना जाता है और इस लेख में जो है मानव शरीर से संबंधित उल्लेख इसमें होता है। और मानव शरीर में जो है पाई जाने वाली सबसे बड़ी और तथा महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि जो है यकृत ग्रंथि ही है। ठीक है, तो इसका स्राव जो है यकृत ग्रंथि अंग के पास होता है पित्तरस का। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध हैं। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? जो आप लोग देखे होंगे पैकेट में दूध जो आता है उसमें लिखा रहता है फैट, मतलब फैट इसमें नहीं है, बिना मलाई वाला दूध है। तो उसमें कौन सी तकनीक की उपयोग की जाती है? तो उसमें जो है अपकेंद्रीकरण किया जाता है। ठीक है, अपकेंद्रीकरण एक तकनीक है जिसमें जो है मिश्रण के ठोस तथा भारी कण तल में बैठ जाते हैं तथा हल्के घटक द्रव जो है उसके ऊपर तैरने लगते हैं और इस क्रिया के द्वारा है जो है पैकेट में दूध को जो है पैक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमेशा आकर्षक होता है। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला है ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 1, 2, 3 और 4 नंबर की पहचान करना है। 1 क्या है, यहाँ पे 2 क्या है, 3 क्या है और 4 क्या है, इसका नाम बताना है। तो ये प्रेमेंट टिश्यूज़ हैं जो सिंपल है और कैल्हेमा है और एक्सलिन है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मनोग्रंथि कॉम्प्लेक्स। पहले को ये जो होता है मनोग्रंथि कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और दूसरा होता है जो ये मृदूतक या पैरिनकाइमा होता है, ठीक है। दूसरा जो है ये पैरिनकाइमा या मृदूतक कहा जाता है। और तीसरा जो है ये दृढ़ोतक कहलाता है, स्क्लेरेनकाइमा। और चौथा जो होता है ये फ्लोएम या पोषवाह कहलाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इस सही हो जाएगा, ठीक है। इसको 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और इसको क्या क्या नाम दिया जाता है, ये 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकारों के नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी जो है सरल अस्थायी ऊतक के रूप में जाने जाते हैं और दूसरा जो है जटिल ऊतक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। अगला है एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी में पानी में डूब जाता है क्योंकि समुद्री जल जो है निकाय पर नदी के जल की तुलना में कम उत्प्रेक्ष लगाता है, ठीक है। समुद्री जल में जो है लवण की उपलब्धता अधिक होने के कारण जो है जल का घनत्व तो बढ़ जाता है, जिससे कोई निकाय या पिंड जो है समुद्र तल पर तैरता है। इसके विपरीत अगर नदी में देखा जाए तो नदी के जल के लवण की मात्रा जो है नहीं होती है, यानी नगण्य होती है। अतः कोई निकाय जो है नदी में डूब जाता है, यानी खारे पानी में जो है लवणता अधिक होती है, जिससे कोई भी पिंड उस पर तैर सकता है। और नदी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नदी में जो होता है वो लवणता उसमें कम पाई जाती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी यानी बाइनरी विखंडन से बनी अनुजात यानी डॉटर अमीबा की संख्या होती है, तो ये 8 होती है। माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी जिसको बाइनरी विखंडन से बनी अनुजात डॉक्टर अमीबा की संख्या 8 होती है। एक अमीबा जो है पहले विखंडन में 2 पितृ अमीबा बनाएगा और दूसरे विखंडन से 2 पुत्री अमीबा से 4 पुत्री अमीबा तथा तीसरे विखंडन से जो है 4 पुत्री अमीबा से 8 पुत्री अमीबा बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जलजनित रोगों को रोका जा सकता है, जलजनित रोगों को रोका जा सकता है। तो सुरक्षित पेयजल प्रदान करके, ठीक है। जलजनित रोगों में जो है जल में विषाणु जीवाणु कवक आदि जल को संक्रमित कर देते हैं, इसलिए सुरक्षित पेयजल का सेवन करने से हम जलजनित रोगों से रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है। आहार नली का एक हिस्सा किसको नहीं माना जाता है, तो ये श्वास नली को, ठीक है। श्वास नली जो है स्वतंत्र तंत्र का भाग होता है जो नलिका को फेफड़े से जोड़ता है। यह जो है आहार नली का भाग नहीं माना जाता है। और आहार नली का भाग होता है आंत, मलाशय, ग्रास नली, ये सभी जो है आहार नली के भाग माने जाते हैं। अगला है पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सांद्र या कॉन्सेंट्रेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर का प्रोटीन होता है उसे सांद्र या कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये फिजिक्स का सिंपल क्वेश्चन है। दूरी समय ग्राफ पर हर 2 घंटे के बाद जो है ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में होता है। यह क्या दर्शाता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, ये दूरी है किलोमीटर में है और ये टाइम दिया है, ठीक है। यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये टाइम दिया हुआ है। तो क्या कहा है, हर 2 घंटे पर यानी हर 2 घंटे पर, ठीक है, हर 2 घंटे पर जो है 15 मिनट के लिए अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होता है। तो ये क्या दर्शा रहा है, तो ये प्रत्येक 2 घंटे के बाद वाहन 15 मिनट के लिए विराम पर आती है, ऐसा दर्शा रहा है। यानी 15 मिनट हर 2 घंटे के बाद जो है 15 मिनट पर यहाँ पे विराम लेता है,
गाड़ी, ये इसके कहने का मतलब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रत्येक 2 घंटे के बाद जो है वाहन 15 मिनट के लिए विराम पर आता है, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद जो है ग्राफ में 15 मिनट के लिए जो है समय अक्ष समांतर हो जा रहा है, और ग्राफ में दूरी समय अक्ष के समांतर होने से यह निरूपित होता है कि प्रत्येक 2 घंटे के बाद जो है वाहन 15 मिनट के लिए विरामावस्था में यानी रुकता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर संपर्क बल के उदाहरण कौन से हैं? गैर संपर्क बल का उदाहरण कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल जो होता है और चुंबकीय बल, ये दोनों बल जो होते हैं ये गैर संपर्क बल भी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। अगला है, आमतौर पर विद्युत लेपन जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं कौन सी हैं? तो धातुएं हैं क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर। डी ऑप्शन सही जाएगा। किसी धातु पर जो है किसी अन्य धातु के विद्युत लेपन का प्रमुख उद्देश्य होता है लेपित धातु को संरक्षण से बचाना व उसे आकर्षक दिखाना। जिंक का प्रयोग जो है सामान्यतः अन्य धातु जैसे लोहे को संरक्षित होने में से बचाने के लिए किया जाता है, जबकि क्रोमियम जो है क्रोमियम, सोना और कॉपर का प्रयोग जो है किसी धातु को जंग से बचाने के साथ साथ जो है चमकीला व आकर्षक दिखाने के लिए किया जाता है। तो किसी धातु पर जो है क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर का जो है पॉलिश किया जाता है उसको बचाने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 अंश सेल्सियस पर तक गर्म किया जाता है और 30 अंश सेल्सियस पर पानी में डाल दिया जाता है तो आधे घंटे बाद तापमान क्या होगा? तो आधे घंटे बाद जो तापमान होगा रेत और पानी का तापमान समान हो जाएगा। ठीक है, रेत को जो है 90 अंश सेल्सियस पर गर्म करने के बाद जो है 30 अंश सेल्सियस पर जो है पानी का जो तापमान है 30 अंश सेल्सियस है उसमें डालकर उसको ठंडा किया जाता है। तो आधे घंटे बाद देखा जाता है रेत और पानी का तापमान जो है समान ही दिखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, विलयन जिसमें कणों का आकार या जिसको व्यास कहते हैं 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच होता है तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे कलिल कहलाते हैं, जिसको कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच वाले कणों के विलयन को जो है कलिल कहते हैं, और इस परिसीमा से छोटे कणों वाले विलयन को जो है शुद्ध विलयन कहते हैं, तथा इस परिसीमा पर बड़े कणों वाले विलयन को जो है निलंबन या सस्पेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस कणों के जो बड़े कण होते हैं इसको निलंबन या सस्पेंशन कहा जाता है, और जो छोटे कण होते हैं तो वो कलिल कहलाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में 2 समान टुकड़ों में काटा जाता है तो उस जीव को क्या कहते हैं? तो द्विपार्श्व सममित कहते हैं। ठीक है, जब एक जीव विभाजन के एकल तल में जो है 2 समान टुकड़ों में काटा जाता है तो उस जीव को द्विपार्श्वीय सममित जीव कहते हैं। इसमें उदाहरण देखा जाए तो मानव हो गया, कीट हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सभी जो है द्विपार्श्वीय सममित में पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपभोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग कितने अंश सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 15 से 30 सेकंड के लिए 70 अंश सेल्सियस पर। ठीक है, पाश्चुरीकरण विधि में जो है दूध को 70 अंश सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड के लिए उबाला जाता है, और इस प्रक्रिया में उसमें उपस्थित सभी जीवाणु जो है मर जाते हैं, और ऐसे दूध को बिना उबाले भी उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है? अग्निशामक का तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अग्नि का समर्थन नहीं करती है तथा हवा के साथ भारी होती है, अतः जब इसे किसी ज्वाला पर फुहारित किया जाता है तो यह गैस उस ज्वाला के आसपास का स्थान घेर कर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देती है तथा इस प्रकार यह अग्नि का शमन करती है।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ़ का पिघलना। ठीक है, बर्फ़ के पिघलने में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, केवल बर्फ़ जो है अपनी अवस्था परिवर्तित करके द्रवित जल बनाता है, और यह एक भौतिक प्रक्रिया है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण नहीं है? तो संगीत वाद्य यंत्रों से जो ध्वनि होती है वो शोर का उदाहरण नहीं माना जाता है। ठीक है, ये जो विस्फोट का ध्वनि, कारखाने का ध्वनि, वाहन का ध्वनि, ये जो है शोर के लिए एक ध्वनि मानी जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है। चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है, कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन से संयोजित कार्बन के यौगिक हैं। इनमें मुख्य 3 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन सब ऑक्साइड साधारण ताप पर जो है गैसीय हैं। इनके अतिरिक्त ठोस ऑक्साइड भी इसमें वर्णित होते हैं, और ये गैस जो है स्वतंत्र रूप से प्रचुरता से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला है दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को कहते हैं, तो दुधारू पशु या मिल्क एनिमल कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है वनस्पति प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं से कौन सी उपयुक्त नहीं है? तो यह हमें विभिन्न रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजनों को प्राप्त करने में मदद करता है। ये सही नहीं है। ठीक है, प्रवर्धन जो होता है इस प्रकार का एक अलैंगिक प्रजनन होता है, ये सिर्फ पौधों में होता है। और कायिक प्रवर्धन में जो है पुराने पौधों के हिस्से जैसे तना, जड़ और पत्ती का प्रयोग नए पौधों के उगाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें विभिन्न रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजनों को प्राप्त करने में मदद ये नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? गलत जीवों के द्वारा, तो एम्फीबिया, टोड, सैलामेंडर, गिरगिट जो होता है इसको गलत जीवों के द्वारा जो है इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसको उभयचर भी कहते हैं, उभयचर वर्ग भी कहते हैं। और इस वर्ग के सदस्य जो है जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, और इसलिए इनका नाम जो है एम्फीबिया जिसको उभयचर नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो है अंत्यतापी तंतु होते हैं, और इस वर्ग में लगभग 3000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनके शरीर पर जो है सल्क, बाल या पंख नहीं होते हैं, परंतु इनकी त्वचा जो है अधिक ग्रंथिमय होने के कारण काफ़ी चिकनी होती है। त्वचा बराबर कोमल और नम होने से इनमें जो है त्वचीय श्वसन होता है। तो यहाँ पे एम्फीबिया जो टोड है और सैलामेंडर जो गिरगिट होते हैं ये गलत जीवों के द्वारा इनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है आनुवंशिकता की मूलभूत संरचना और प्रकार्यात्मक इकाई निम्न है, तो कौन सा है? तो डीएनए है, जीन है। ठीक है, गुणसूत्रों पर स्थिति डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। जीन जो होती है वंशानुगत या पैतृक कहलाती है। ठीक है, तो यानी आनुवंशिकता कहलाती है। और जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें जो है सभी सूचनाओं को अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न इसके द्वारा किया जाता है। तो आनुवंशिकता जब पूछेगा तो आपका जीन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलन में तार का घुमा द्वितीयक कुंडलन की तुलना में ज़्यादा है तो वो क्या होता है? तो प्राथमिक की तुलना में द्वितीयक पर जो है आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो कम हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? धारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक
कुंडली, जो पहली कुंडली होती है प्राथमिक कुंडली के तुलना में जो है द्वितीय कुंडली पर आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप इसमें क्या हो जाती है, धारा का प्रवाह तेज़ी से होने लगता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं। तो निम्न में से कौन सा वो है, तो है सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज अणु के अवशेषों से बना होता है और सभी पौधों की कोशिकाओं के खोल के निर्माण के लिए ये आवश्यक तत्व माना जाता है। और इसके अणुओं में एक जो है रैखिक संरचना होती है और इनमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह भी पाए जाते हैं। और ये जो सेलुलोज होते हैं ये जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है। जो जैसे बैल हो गया, मुंह हमेशा चलाते रहते हैं, जुगाली करते हैं, मुंह से झाग निकलता है, तो उसके द्वारा सेलुलोज को पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा ये नहीं पचाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है वायरस के कारण न होने वाली बीमारी को पहचानिए। तो वायरस के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है, तो आंत्र ज्वर। ठीक है, आंत्र ज्वर जो है जीवन के लिए खतरनाक रोग है जो कि सल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। ये वायरस से नहीं बल्कि ये जीवाणु से होता है। और किस जीवाणु से होता है, तो सल्मोनेला नामक जीवाणु से ये आंत्र ज्वर होता है। और बाकी जो ये इन्फ्लुएंजा है, डेंगू ज्वर है, एड्स है, ये सभी वायरस से होते हैं। तो यहाँ पे आपका इसको टाइफाइड भी कहा जाता है, आंत्र ज्वर को टाइफाइड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन के माध्यम से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। CuSO4 में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, तो कॉपर जो होता है वो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर जो है निपेक्षित हो जाती है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पे जो होता है वो कॉपर पर डबल बॉन्ड के रूप में जो है एनोड पर ऑक्सीकरण तथा SO4 पर जो है डबल माइनस के रूप में कैथोड का अपचयन हो जाता है। अतः कॉपर बैटरी में जो है धनात्मक सिरे जो एनोड होता है उस पर वो निपेक्षित हो जाती है। ठीक है, तो कॉपर पे जो है ये निपेक्षित हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है तो उस जगह पर दाब कम हो जाता है। जब हवा की चाल बढ़ती है तो उस जगह का दाब जो है वो कम हो जाता है। अगला है दिए गए अंग्रेजी के अक्षर H, I, B और C में कौन से अक्षर समान दर पर प्रतिबंध बनाते हैं। दर्पण में दिखने पर कौन सा अक्षर है जो समान रूप से उसी रूप में दिखेगा, तो दिखेगा H और I। अगर H और I को शीशा के सामने देखा जाए तो वो उसी रूप में H और I ही लिखा दिखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये काली सतह जो होती है यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकिरित करती है, अवशोषित भी करती है और विकिरित भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है मानव का कान कितनी की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता। तो 20 हर्ट्ज से कम का जो ध्वनि होती है उसका मानव का कान जो है पता नहीं लगा सकता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। ठीक है, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से जो है 2000 हर्ट्ज के बीच की होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हें हम ध्वनि के नाम से जानते हैं। अगर 20 से कम हुआ तो उसको हम पता नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है। तो बादल का निर्माण, ठीक है, बादलों का निर्माण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये प्राकृतिक परिवर्तन है। और लोहे पर जंग लगना, भोजन पचना, बारिश होने पर बिजली चमकना, ये कैसी है, तो ये रासायनिक परिवर्तन में आ जाते हैं। अगला है यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर
दिशा में कार्यरत हैं तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम क्या होगा। क्या कह रहा है, मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, 25 न्यूटन और 10 न्यूटन की निकाय क्रमशः 10 न्यूटन 25 न्यूटन के बल क्रमशः ऊपर नीचे इस पर लग रहे हैं। तो ये कार्यरत का बल का परिणाम क्या होगा। तो निकाय की शुद्ध परिणामी बल क्या होता है, F बराबर F1 और प्लस F2 होता है। तो F1 कितना दिया है, 25 दिया है, और F2 कितना दिया है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 25 प्लस माइनस 10 यानी 25 माइनस 10 बराबर 15 न्यूटन, ठीक है। जो ऊपर बल लगता है वो माइनस को दर्शाता है, माइनस F, ठीक है, नीचे प्लस 10। तो 25 प्लस माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 15 न्यूटन का बल शुद्ध बल का कार्य कर रहा है। अगला है क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है। गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है तो क्या होता है, तो ऊष्मा जो है गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। ऊष्मा जो होती है गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एक टैडपोल निम्न प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। तो ये कायांतरण के द्वारा, ठीक है, कायांतरण एक वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जानवर के पैदा होने के या अंडे से निकलने के बाद कोशिका, जिसको सेल कहते हैं, इसकी बढ़ोतरी से उसके शरीर ढांचे में कम समय में बड़ी परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो रेंगने वाले इल्ली जो है, ठीक है, ये सभी कायांतरण करके उड़ने वाली तितली बन जाती हैं। इस तरह जो है मेढक का बच्चा जो है एक नन्ही मछली जैसा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह परिवर्तित होकर बड़ा मेढक हो जाता है। तो वो कायांतरण कहलाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है। तो यौवनारंभ में परिवर्तन, ठीक है, बोलते समय संजय की आवाज़ जो है कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन यौवनारंभ होने के यानी यौवन के प्रारंभ होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। ये जो होता है एड्रोजन के प्रभाव के तहत जो है वायस वास्क या गला दोनों लिंगों में बढ़ता है। यह विकास लड़के में कहीं अधिक प्रमुख होता है, जिससे पुरुषों की आवाज़ जो है भारी और गहरी होती जाती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जंगल की आग और ज्वालामुखी विस्फोट हवा में एक मुख्य प्रदूषक को घोल देते हैं। वह प्रदूषक कौन सा है। तो कणकीय पदार्थ, ठीक है, कणकीय पदार्थ जो है, कणकीय पदार्थ वायु में निलंबित सभी अत्यंत छोटे कणों और तरल बूंदों का योग है। यह रासायनिक अभिक्रियाओं, ईंधन के दहन, उदाहरण के लिए देखा जाए तो कोयला, लकड़ी, डीजल जलाना, औद्योगिक प्रक्रिया, खेती जुताई, खेत जलाना, ये इन सभी के माध्यम से ये होता है। तो वो जो प्रदूषक होता है वो कणकीय पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अगला है कारों और स्कूटरों की हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाले दर्पण कौन से होते हैं। तो ये आकार में अवतल होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका चिकना भाग अंदर की तरफ होता है एवं खुरदरा भाग जो है बाहर की ओर होता है, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। और ये कारों में और स्कूटरों के हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है शब्द कोशिका निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कोशिका शब्द, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है, 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने को जो है कोशिका, जिसको सेल कहते हैं इंग्लिश में, का वर्णन किया था। और दो जर्मन जीव वैज्ञानिकों, एक था एम स्लाइडन और टी स्वान ने जो है और 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और इसके अनुसार जो है सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है ऐसा बताया था। तो सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन के कारण, ठीक है, नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ ऊर्ध्वपातन के कारण गायब हो जाती है। नेफ्थलीन जो है एक हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र होता है C10H8
और ये सफ़ेद चमकदार रवेदार ठोस है। इसमें जो है एक विशिष्ट गंध होती है। यह बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो 2 बेंजीन छल्लों से मिलकर बना होता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? तो ये प्रोस्टिस के अंतर्गत, ठीक है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को जो है प्रोस्टिस्टा जगत अंतर्गत इसमें जो है समूहीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही हो जाएगा। जो प्रोटिस्टा है ये कोशिकीय यूकैरियोट होते हैं। इसमें प्रोटोजोआ, डायटम, शैवाल भी इसमें आते हैं। तो बी ऑप्शन सही कीजिएगा। अगला है एक तत्व के समस्थानिक में जेड का मान समान होता है लेकिन निम्न में भिन्न होता है, ऐसा क्यों? तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पर ये निर्भर करता है। इसलिए जो है समस्थानिक में जेड का मान समान होता है और लेकिन और सभी में जो है ये भिन्न रूपों में देखा जाता है, ठीक है। तो और ये देखा जाता है न्यूट्रॉन के आविष्कार के बाद ये देखा गया कि नाभिक जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो है जेड से व्यक्त की जाती है और यह परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का, ठीक है। इसका कार्य जो है न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना। इसके लिए जो है भारी जल, ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। भारी जल जो है सबसे अच्छा मंदक माना जाता है। सबसे अच्छा मंदक जो होता है वो भारी जल होता है, इसको भी याद रखिएगा। भारी जल और ग्रेफाइट दोनों को माना जाता है लेकिन सबसे अच्छा भारी जल ही होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के विषय में उपयुक्त नहीं है? जैविक खेती के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो यह रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित है कृषि है। ये उपयुक्त नहीं शब्द है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यह एक कृषि प्रणाली है जिसमें जैविक खाद के अधिकतम इनपुट और पुनर्नवीनीकरण फार्म अवशिष्ट होते हैं, तो बिल्कुल सही है। यह जैव उर्वरकों की मदद होने वाली कृषि है, ये भी सही है। इस प्रणाली में जो है जैव कीटनाशकों का उपयोग कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। यानी बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है हरित लवक युक्त मृदुतक को निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है। तो हरित लवक युक्त मृदुतक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसको क्लोरेनकाइमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोकाइमा या इसको हरित लवक भी कहते हैं। ये जो है हरे रंग का लवक होता है जो पादपों में जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है। कृत्रिम वर्षा से मतलब क्या होता है कि एक विशेष प्रक्रिया द्वारा बादलों की भौतिक अवस्था में कृत्रिम तरीके से बादल लाना होता है जो वातावरण को बारिश के अनुकूल बनाता है और बादलों के बदलाव में यह प्रक्रिया क्लाउड सीडिंग कहलाती है, ठीक है। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो है 2-3 चरण माने जाते हैं। तो इसमें सिल्वर आयोडाइड का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिल्मों में बहुत लोग आप लोग देखे होंगे, उसमें कृत्रिम वर्षा कराए जाते हैं, समय पर बारिश आ जाती है और समय पर बारिश रुक जाती है, तो ये ही कृत्रिम वर्षा कहलाती है। और इस जो क्लाउड सीडिंग होती है ये सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से की जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से 2 जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है? प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है। तो ये है आपका फीता कृमि जो टेपवर्म कहलाता है और एक है आपका जोंक। ये दोनों जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। और प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम संघ के जो जंतु होते हैं वो फीते के समान चपटे होते हैं तथा अग्रभाग पर जो है चूसक या कांटे लगे होते हैं। ये जंतु जो है
उभयलिंगी तथा परजीवी होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग दूसरा और तीसरा जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम या उभयलिंगी परजीवी के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।